हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे राजीव गांधी, इनकी हत्या इस दिन हुई थी। आतंकवाद का ही एक कारण था। तो इसी दिन को याद दिलाने के लिए 21 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए, 21 मई 1991 में जो श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे आत्मघाती हमलावर से इनकी हत्या कर दी गई थी, और यह दिन आतंकवादी का मुकाबला करने के लिए शांति और एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और डे आया है तो आप लोगों से हम डे बताए थे कि हम जब भी डे आएगा तो हम आप लोगों से पिछले डे को भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। और 2 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। और 4 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, और इसी के साथ कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है। और 5 मई को मनाया जाता है विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। और 7 मई को क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। और 8 ही मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। और 10 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन डे। और 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। और 21 मई को हमने आपको बताया राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा? तो ये अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? स्पेस टूरिस्ट कौन बने? फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट ये बने हैं गोपी थोटुकुरा बने हैं। थोटाकुरा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, गोपी थोटुकुरा। देखिए, ये एक भारतीय प्रवासी जो ब्लू ऑरिजिन के NS-25 मिशन से नाम से जाना जाता है। NS-25 ब्लू ऑरिजिन किसका है? ये जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस एक समय पे विश्व के सबसे अमीर आदमी के रूप में जाने जाते थे। जेफ बेजोस, इनकी कंपनी है ब्लू ऑरिजिन। और मिशन क्या दिया गया है? इस मिशन का नाम NS-25। तो ये अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, और पहले भारतीय ये हमारे गोपी थोटाकुरा बन गए हैं। और देखिए, न्यू शेपर्ड की 7वीं मानव अंतरिक्ष यान है ये। इसमें 6 चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। उसमें गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं 6 दल के चालक में। और ये एक ऐतिहासिक कंपनी है जो व्यक्ति एंड ड्वाइट भी शामिल थे। और देखिए, राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा चुने गए पहले काले अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थे, यानी ये ब्लैक थे। न्यू शेपर्ड ने अब तक 37 लोगों को अंतरिक्ष में उड़ाया है, जिससे ये जा रहे हैं, और जो अंतरिक्ष पर्यटन में एक मील का पत्थर साबित होगा। और एक कितनी दूरी पे जा रहे हैं? ये हमारी रही पृथ्वी, और पृथ्वी से 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं। 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, याद रखिएगा, 105 किलोमीटर की पृथ्वी से ऊंचाई है। और ये जो है कर्मा लाइन, आपने नाम सुना होगा, कर्मा लाइन का नाम आप लोगों ने सुना है। तो ये कर्मा लाइन से ऊपर जा रहे हैं। कर्मा लाइन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है कर्मा लाइन। ठीक है, तो ये जा रहे हैं 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गोपी थोटाकुरा का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन। और देखिए, कुछ चर्चा देख लेते हैं स्पेस के बारे में। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं।
ये आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखिए सुनीता विलियम्स जो हैं ये पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि स्पेस में गई थी, और यूएसए की कंपनी बोइंग के द्वारा ये स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से ये गई थी स्पेस में। पहली बार कब गई थी? 2006 में, और ये दूसरी बार कब गई थी? 6 साल बाद 2012 में। और अभी तक जो है भारतीय महिलाएं 3 भारतीय महिलाएं स्पेस में जा चुकी हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर है कल्पना चावला, सेकेंड हमारी है सुनीता विलियम्स, और थर्ड है सिरसा बांदला। ये तीनों अभी तक जा चुकी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और कुछ देख लेते हैं, और देखिए इनके बारे में। जैसे चांद पर जाने वाले पहली महिला तो क्रिस्टीना कोच है, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा? स्पुतनिक 1 जो कि यूएसएसआर द्वारा भेजा गया था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भारत का। ठीक है, और स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन थे ये। और स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति ये राकेश शर्मा। और चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। और भारत का चांद पर इंसानों को भेजने का लक्ष्य 2040 रखा गया है। और देखिए गोपी चंद थोटाकुरा को पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे जो अभी तक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चुना गया है। आपको ये हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? तो इस किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? तो ये है मलेरिया। मलेरिया की रोकथाम के लिए इसे विकसित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसके द्वारा? इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीमारी से निपटने के लिए अफ्रीका को जो है R21 मैट्रिक्स या मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया है, और जो WHO द्वारा ये इसका परमिशन भी मिल गया है। और ये नया टीका RTS जो कि SAS01 वैक्सीन में शामिल हो गया है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो जेनर इंस्टीट्यूट और SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ये जो विकसित किया गया है, इसे EDCTP के वेलकम ट्रस्ट और EIB से भी समर्थन मिला है, ये 2 कंपनियों से। और जो कि ये सस्ती भी है और इफ़ेक्टिव भी है, और बच्चों के लिए जो कि ये दिया जाएगा कहाँ पर? अफ्रीकी देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसे लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, जो कि ग्लोबल जो मलेरिया है उसके रोकथाम के लिए ये एक कदम उठाया जा सके। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो ये यूएसए ने कहाँ पर किया है सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण? तो ये नेवादा में किया है, उसका एक स्थान है नेवादा अमेरिका का। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, नेवादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बैंक हैं, इसमें सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल किया है? तो मैक्सिमम जो है बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल किया है? तो देखिए HDFC बैंक, BOB बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI, तो किसने किया है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसे किया है। ठीक है, और किस रेट से किया है? ये 15.94% की इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और इसी के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ये 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। और इसकी टैगलाइन क्या है? 1 फैमिली 1 बैंक, 1 फैमिली 1 बैंक इसकी टैगलाइन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से बनी है? ये काफ़ी चर्चा में था, तो ये अभी प्रोवाइड किया गया इंडिया को। ये शुरुआत की गई है, फिर से चर्चा में थी, तो ये अभी सौंप दी गई हमारे इंडियन आर्मी को बना करके। तो ये रसिया के द्वारा ये सहयोग से बना है, रसिया के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ पर बना है? ये जो है AK-203 जो है ये कहाँ पर? यूपी के कोरबा में बना है। कोरबा में इसकी फैक्ट्री लगी है, कोरबा।
तो यहाँ पे ये बनाया जा रहा है कितनी 27,000 असॉल्ट राइफल्स हैं, 27,000 असॉल्ट राइफल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और देखिए रसिया के सहयोग से तो ब्रह्मोस मिसाइल भी हमारा डेवलप हुआ था ना, जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारा था ये भी तो डेवलप हुआ था। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रोसकोसमोस वहाँ की जो एक क्या कहते हैं एक नदी है, ब्रह्मोस शायद है उसका नाम है, रॉस करके नाम है, सॉरी मुझे रिकॉल नहीं आ रहा। तो ब्रह्मपुत्रा और वहाँ की रोसकोस नदी है, उसके सहयोग से ये मिसाइल बनी है। और ये भी पूछा जाएगा सबसे पहले भारत ने किसे निर्यात किया है अपना ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये फिलीपींस को ये अपना मिसाइल निर्यात किया गया है इंडिया के द्वारा फर्स्ट बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए और इसके साथ संसद जो है वहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ड्यूमा है। रसिया की संसद का क्या नाम है, पार्लियामेंट के नाम ड्यूमा है। और वहाँ के भी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो फिर से नियुक्त हुए हैं, और जो पीएम है मिखाइल ये भी फिर से नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चुनकर आए हैं। ठीक है, तो वैसे और देश नहीं मानते हैं यूएसए वगैरह और यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन कि वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो कौन सा ज्वालामुखी फटा जो किस देश में है, तो ये है माउंट ईबू। कहाँ है, ये इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में जो माउंट ईबू है यहाँ पर भारी विस्फोट देखा गया है। चलिए और कुछ रिवाइज हम कर लेते हैं। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटेपेक्सी है जो कि इक्वाडोर में है। और वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ साथियों, ये बैरन द्वीप पर है, जिसका नाम बैरन ज्वालामुखी है। और कहाँ पर बैरन द्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी प्रकाश स्तंभ किसे जाना जाता है, स्टाम्बोली ज्वालामुखी जो कि इटली में है, लिपरी द्वीप पर। कहाँ पर, इटली में लिपरी द्वीप पर। ठीक है, और देखिए इटली में जो है एक एटना ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप पर, ये भी याद रखिएगा। एटना और सिसिली इसमें कंफ्यूज होता है कि सिसिली ज्वालामुखी है या द्वीप है, तो याद रखिएगा इटली में एटना ज्वालामुखी है जो कि सिसिली द्वीप पर है। और वहाँ पर एक विसुवियस भी ज्वालामुखी है, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए किलाउ ज्वालामुखी जो है वो भी है, और मोना लाओ ज्वालामुखी। देखिए किलाउ ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी, ये है जो है यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर। और क्रातातोआ माउंट मेरापी, माउंट सिनबंग, सेमुरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये सब इंडोनेशिया में है। और ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, ये भी पूछा जाता है जनरल साइंस में, ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो वो वाटर वेपर निकलता है, जल वाष्प। ठीक है, और रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये जो ज्वालामुखी आया है क्यों आया है, इन देशों पे क्यों आता है, जापान हुआ, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन देशों में क्यों आता है, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। तो कितने कंट्री हैं, एक किस महासागर में स्थित है, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को कहते हैं सुरक्षा वाल्व, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। अगर ज्वालामुखी ना फटे पूरी पृथ्वी भी फट सकती है, इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड। तो ये किया गया है इन स्पेस को, किसे किया गया है, इन स्पेस को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इन स्पेस। इन स्पेस बोले तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी सेंटर। तो इसका स्थापना कब हुआ था, ये 2020 में बनाया गया था।
2020 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा ये इन स्पेस है, वैज्ञानिकों का इसमें संगठन रहता है जो जियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना? तो बताइए साथियों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर कौन बना? तो स्पॉन्सर बना प्यूमा इंडिया। और स्पॉन्सर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो कंपनी स्पॉन्सर बनती है वो पैसा भी देती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रचार भी होता है, और जो प्रचार से जो पैसे मिलते हैं वो खिलाड़ियों में ये दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, ठीक है, क्योंकि बिना स्पॉन्सर के पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो जिसको स्पॉन्सर करती है जो कंपनी वो पैसे देती है। तो प्यूमा इंडिया ने किया है किसका? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ओके, तो अभी देखिए, अभी जो नंदिनी डेयरी थी ये किसका स्पॉन्सर किया था? वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर किए थे ना, T20 वर्ल्ड कप का, कि अमूल किया था? ये किया था स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम का किया था वर्ल्ड कप के लिए, और इसने T20 वर्ल्ड कप किया है इसने, अमूल ने, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यूमा इंडिया ने किया फेडरेशन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म DRIMS ये किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया साथियों? ये असम ने लॉन्च किया है ड्रीम्स, यूनिसेफ की मदद से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसी का मैनेजमेंट करने के लिए, देखभाली करने के लिए, निगरानी रखने के लिए कि कहाँ पर कौन सी आपदा हो रही है, किसमें किसको हेल्प पहुँचाया जा सके, कि किसी को कुछ नुकसान ना हो, जानवर हो इंसान हो। तो इसलिए ये यूनिसेफ ने ये विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो ड्रीम्स का फुल फॉर्म क्या है? ड्रीम्स का फुल फॉर्म क्या है? डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और देखिए कुछ आज चर्चित व्यक्तियों को हम लेकर आए हैं जो PM राष्ट्रपति जो जिस भी कारण से पर्सन इन न्यूज़ थे, तो उनको लेकर आया हूँ। जैसे स्कॉटलैंड के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जॉन स्वीनी थे, ठीक है। और पनामा के राष्ट्रपति जेस राउल मोलिनो को बनाया गया, और सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग, और आइसलैंड के प्रधानमंत्री बेनर्जी बेनेडिक्सन, और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जो हैं पीटर पेलेग्रिनी, और मिस्र की तीसरी बार जो राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की PM कौन बनी है? जुडिथ सुमिनवा तुल्का, और सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बासिरो डियोमायो फे, और पुर्तगाल के PM बने हैं LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो, और आयरलैंड के ये जो PM बने हैं ये साइमन हैरिस बने हैं। और देखिए इसी के फिलिस्तीन के नए PM कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक, और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ तो बने ही हैं, और राष्ट्रपति आरिफ अलवी जरदारी बनाए गए हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोबो सुबियांतो, और यमन के PM अहमद अवद बिन, और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन है? नायब बुकेले। और देखिए इसी के साथ कजाकिस्तान के PM हैं ओल्जास बेक्टेनो, ठीक है। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर स्टब, और कोमोरोस के प्रेसिडेंट है अजाली असोमानी, और ग्वाटामाला के नए प्रेसिडेंट कौन है? बर्नार्डो एवेरोलो, और ताइवान के कौन बने हैं? अभी हमने कल ही बताया था, लाइसिंग ते, और फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल बने हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शेकेदी बने हैं, ठीक है। तो मित्रों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट जो PM और राष्ट्रपति थे नियुक्त हुए थे, क्योंकि ये जो 2024 में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप लोग को देखने को मिल सकते हैं।
तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कमेंट करके कि वीडियो हमारा कैसा लगा सेशन। पसंद आया तो लाइक करिए, अदरवाइज डिसलाइक करिए, कमेंट करिए क्या कमी है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।